Hello everyone, welcome to my YouTube channel JKSSB Exams. I hope you all are well and your preparation is going smooth. Dear friends, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी का मेरिट कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन है न्यू वेराइटीज ऑफ गुड्स, इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, वेलफेयर ऑफ पीपल। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता दीजिए, आपको मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेलफेयर ऑफ पीपल। जो वेलफेयर ऑफ पीपल, ये किसका मेरिट नहीं है? कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऑप्शन है इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम द रेलवेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनकम फ्रॉम रेलवेज। जो इनकम फ्रॉम रेलवेज है, ये किसके साथ रिलेटेड है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। जो इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम, दीज आर रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है? इकोनॉमिक्स एज ए होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या स्टडी करती है? इकोनॉमिक्स एज पार्ट्स। जो इनकम ऑफ रेलवेज है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, नॉट द होल इकोनॉमी, इसलिए ये किसके साथ आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, द लग्जरी गुड्स लाइक डायमंड एंड ज्वेलरी विल हैव। जो लग्जरी गुड्स डायमंड और ज्वेलरी होते हैं, ये इनका क्या होता है? लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नन ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। जो लग्जरी गुड्स है, they have an income elasticity greater than 1, which is to say that people spend an increasing share of their income on those goods as their income increases। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वो इनकम, जो उनका स्पेंडिंग होती है, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं जो लग्जरी गुड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है? ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी इज एट इट इज हाइस्ट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टीयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आपको यहां से टीयर्स ऑफ गुड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स वो कौन सा पार्ट है। ऑप्शन है टी एंड शुगर, टी एंड कॉफी, पेन एंड इंक, शर्ट एंड ट्राउजर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टी एंड कॉफी, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। अगर हम टी और शुगर को देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, क्योंकि टी की जगह हम शुगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली पेन की जगह हम इंक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शर्ट की जगह हम ट्राउजर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास टी नहीं होगी तो हम कॉफ़ी भी उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें आउटपुट और टोटल कास्ट दिया गया है। व्हेन आउटपुट इज जीरो, टोटल कास्ट इज 240। जब 1 है तो 330 है आउटपुट, जब 2 है तो 410 है टोटल कास्ट, जब 4 है तो 540 है, जब 5 है तो 610 है, और जब 6 है तो टोटल कास्ट क्या है? 690। आपको इस टेबल को रीड करने के बाद क्या बताना है? द मार्जिनल कास्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट, जो फिफ्थ यूनिट है उसका मार्जिनल कास्ट क्या होगा। ऑप्शन है 610, 122, 80, 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 70। जो 70 है ये इसका मार्जिनल कास्ट होगा। तो आपको मैं अब दिखाऊंगा कि ये 70 कैसे आएगा। देखो, मार्जिनल कास्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट वो निकलेगा टोटल कास्ट अप टू फिफ्थ यूनिट, जो फिफ्थ यूनिट का टोटल कास्ट होगा, माइनस टोटल कास्ट अप टू फोर्थ यूनिट, जो फोर्थ यूनिट तक टोटल कास्ट होगा। अगर हम फिफ्थ यूनिट तक टोटल कास्ट देखेंगे वो कितना है? वो है 610। और हम फोर्थ यूनिट तक जब हम टोटल कास्ट देखेंगे वो कितना है? 540। तो जब हम इनको माइनस करते हैं 610 और 540 को, वो क्या आंसर आता है? 70। क्वेश्चन नंबर 7, the term land is used in a special sense in economics. Which of the following is not correct about land?
आपको यहाँ से बताना है जो लैंड है ये इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल सेंस के लिए इस्तेमाल होता है। आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से कौन सा लैंड के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन है लैंड इज ए फ्री गिफ्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज इमूवेबल। तो, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैंड इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लैंड जो है ये एक्टिव फैक्टर नहीं होता है, ये क्या होता है? इनएक्टिव फैक्टर। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the total cost of production of 50 units if fixed cost is rupees 10,000 and variable cost is rupees 100 per unit। आपको यहां से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का बताना है? 50 यूनिट्स का। जब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 100 पर यूनिट। ऑप्शन है 10,000 100, 50,000 500, 15,000 5 लाख 100। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 15,000। देखो आपको मैं अब ये बताऊंगा कि ये 15,000 कैसे आएगा। टोटल कास्ट, इसके लिए फार्मूला है टोटल कास्ट किसके बराबर होता है? टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। हमारे पास टोटल फिक्स्ड कास्ट दिया गया था 10,000 और टोटल वेरिएबल कास्ट एक ऑब्जेक्ट का वो क्या था? 100। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 50। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 10,000 ऐसे ही रहेगा। जब हम 100 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आता है? वो आता है 5,000। 10,000 प्लस 500 वो किसके बराबर आएगा? 15,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में नहीं आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑप्शन है नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, कैपिटल मार्केट, लोकल मार्केट। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैपिटल मार्केट। इट इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से चूज करना है रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ओनली ए सिंगल फर्म एग्जिस्ट्स, ऑल आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली ए सिंगल फर्म एग्जिस्ट्स। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है, मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है। ठीक है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इनमें एक से ज्यादा फर्म्स होती है। मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है। तो ओनली ए सिंगल फर्म एग्जिस्ट्स, ये किसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? यह है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रिगार्डिंग। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंसड ए यूपीआई बेस्ड ऐप कॉल्ड बीम, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। आपको यहां से सिंपली बताना है जो बीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। भारत इंटरफेस फॉर मोनेटाइजेशन, भारत इंटरसेक्शन फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत आइडियाज फॉर मोनेटाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है आएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी। जो बीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो यूपीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर एडेड टू द बजट डेफिसिट वी विल गेट। यहां से क्वेश्चन बता रहा है अगर हम बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज वो किसके साथ ऐड करेंगे? बजट डेफिसिट के साथ, हमें क्या मिलेगा वहां से? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज रुपीज 1000 करोड़ एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज रुपीज 800 करोड़ द डेप्रिसिएशन इज। क्वेश्चन यहां से बता रहा है अगर हमारे पास जीएनपी 1000 करोड़ है और एनएनपी 800 करोड़ है तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन क्या होगी? ऑप्शन है 1800 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200 करोड़। इसके लिए एक फार्मूला है, तो आप यहां से वो देख सकते हो। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें वहीं से दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 800। जीएनपी हमें वहां से दिया गया है, दैट इज 1000 माइनस डिप्रिसिएशन। तो 800 इस 1000 को हम इस साइड से ले जाएंगे, ये बनेगा माइनस 1000 इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया हमें क्या, माइनस डिप्रिसिएशन। जब 800 में से हम 1000 निकालेंगे, वहां पे क्या बचेगा, माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस डिप्रिसिएशन। माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो डिप्रिसिएशन हमें क्या निकलेगी, दैट इज 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14, the primary purpose of the RBI monetary policy is to maintain। RBI मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी पर्पस क्या मेंटेन करना होता है? ऑप्शन है वेल्थ, बी पार्ट है एक्सचेंज रेट, सी पार्ट है इनकम इक्विलिटी, डी पार्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कौन सा इंस्टीट्यूशन रिकमेंड करता है? ऑप्शंस है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या रिकमेंड करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। तो यहां से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्लोजली किसके रिलेटेड है, डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। ऑप्शंस है द सिगरेट इंडस्ट्री, द बार्बर शॉप, द वेल्डिंग शॉप, व्हीट ग्रोइंग फार्मर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सिगरेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है। ऑप्शंस है फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड अर्नड बाय एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज एक्सप्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा सिनेरियो एक्सप्लेन क्या करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ऑप्शंस है इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, dash dash happens when a government sells only a part of its stake in a public sector company and retains the majority of it। ऑप्शंस है नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन, बी पार्ट है डिसइन्वेस्टमेंट्स, डिवोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। डिमोनेटाइजेशन हैड ऑकर्ड इन इंडिया इन द ईयर, जो डिमोनेटाइजेशन है ये कब कब हुआ था, 1946 और 1978 को। लास्ट आपको बताना है ऑन विच डेट द थर्ड डिमोनेटाइजेशन ओकर, जो थर्ड डिमोनेटाइजेशन वो कब ओकर हुआ था। ऑप्शन है 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016, 28 नवंबर 2015। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 ऑफ नवंबर 2016। इस टाइम लास्ट डिमोनेटाइजेशन और थर्ड डिमोनेटाइजेशन हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट पे आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। क्वेश्चन क्या है, हु रोट द बुक प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसने बुक लिखी है प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।